हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली आज हमारी जो बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और बेसिकली मैं आपको बता दूं इसमें, ठीक है, कि जो स्टार्टिंग में हम जो फर्स्ट वीडियो इसमें हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे, मतलब कुछ शब्दों को पढ़ेंगे कि होता है, कुछ डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो हम चैप्टर की जब आगे जाएंगे तो हमारे पूरा चैप्टर इन शब्दों पे भी आधारित होगा। तो फाइनली अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो 9 चैप्टर वो ऑलरेडी के अपलोडेड हो चुके हैं। तो आप लोग क्या प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए और आप हर एक वीडियो को, हर एक चैप्टर्स को बड़े सीक्वेंस वाइज देखिए। क्यों? क्योंकि आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल इजीली क्लियर रहेगा। इससे क्या होगा, जब आप बुक वगैरह रीड आउट करोगे तो उससे क्या होगा कि आपकी हेल्प मिलेगी। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे कुछ डेफिनेशंस के साथ, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो इसमें से यहाँ पर 6-7 नंबर के क्वेश्चन आपसे ऑब्वियसली पूछे आते हैं। तो पहले हमारे जो डेफिनेशन देखेंगे कि श्रमिक कौन होता है, व्हाट इज मतलब लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है। तो लेबर का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अब जैसे कि आपने देखा लोग काम करते हैं, तो काम करने के बदले में क्या होता है, वो काम क्यों करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि कोई व्यक्ति काम क्यों करता है। तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं सिंपली कि वो क्या पैसे के लिए काम करता है। कि क्यों? क्योंकि उसको पता है कि फैमिली को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो सिंपल सी बात है कि जो व्यक्ति का तो पैसे के लिए काम करता है, उसके बदले में अपनी सेवाएं वहां पर क्या वो सेवाएं देता है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि श्रमिक वह व्यक्ति होता है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि श्रमिक, ठीक है, वह व्यक्ति होता है जो, ठीक है, आय प्राप्त करने के लिए या फिर आय अर्जित करने के लिए, ठीक है, उत्पादन क्षेत्र में, कहां पर, उत्पादन क्षेत्र में अपनी सेवाएं अर्पित करता है। अर्पित इन द सेंस क्या, वहां पर अपनी सेवाएं देता है और उसके बदले में क्या करता है, वो वहां से इनकम को प्राप्त करता है, इनकम जनरेट करता है। तो बेसिकली जो होता है इस चैप्टर के थ्रू हम बात करेंगे कि जो मजदूर होते हैं उनको कई कैटेगरी में बांटा गया, या श्रमिक जो होते हैं उनको कई भागों में बांटा गया। तो सिंपल से जो श्रमिक होते हैं उनको पहले तो 2 भागों में बांटा गया। क्या होता है, पहला एक स्वयं नियोजित मजदूर होता है, दूसरा, ठीक है, दूसरा भाड़े के मजदूर क्या होते हैं, ठीक है। ये हमें समझना है, छोटे-छोटे डेफिनेशन को क्लियर करना है, ठीक है। तो पहले हमें समझना स्वयं नियोजित मजदूर। स्वयं नियोजित मजदूर का मतलब क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। कि आप शब्दों को समझो कि स्वयं नियोजित मतलब कि ऐसा कोई बंदा, ठीक है, जो सीधी सी बात है कि अपने कार्य, फिर अपने व्यापार, अपने व्यवसाय में क्या लगाओ। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो किसान कह सकते हैं, किसान अगर अपनी खेती वगैरह करता है, खेती बाड़ी करता है, तो वो कौन सा मजदूर कहलाएगा, वो स्वयं नियोजित मजदूर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एक अपना पार्टिकुलर क्षेत्र है, क्या, वो एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर मान लेते हैं कि कोई उद्यमी है, वो क्या करता है कि अपनी कंपनी में काम करता है, प्लस अपनी कंपनी को रन करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंपनी का कौन सा एम्प्लॉय होगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, ठीक है। तो हम अगर आप बुक की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पर चीजों को देखें तो यहाँ पर सिंपल से कि स्वयं नियोजित मजदूर वह मजदूर होते हैं जो अपने ही व्यापार अथवा तथा व्यवसाय में सेवाएं अर्पित करते हैं। सिंपल सी मतलब क्या है कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही सेक्टर में, अपने ही मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ शायद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो व्यक्ति कहता है कि अपने ही व्यवसाय में कार्य करे, उसको हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है, कृषक या फिर उद्यमी, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो भाड़े के मजदूर, समझना भाड़े के मजदूर, ठीक है। भाड़े के मजदूर का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जो आपका मजदूरी मतलब बेसिस पे काम करे, मतलब पर डे जिनको पैसा देना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति घर वगैरह बनाता है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करवाता है, तो वहां पर क्या होता है कि जो लेबर काम करती है, तो वो लेबर क्या होता है कि डेली बेसिस पे अपने चार्जेस लेती है, मतलब अपनी जो होता है कि जो उसकी मजदूरी बनती है, जो उसकी वेजेस बनती है, वहां पर क्या करती है, वो प्राप्त करती है। तो सिंपल से क्या होता है कि क्या कहलाते हैं, भाड़े के मजदूर। तो जैसे यहाँ पर कृषक द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जरा भाड़े के मजदूरों को मुख्यतः 2 भागों में, अब हम देखेंगे कि जो भाड़े के मजदूर होते हैं वो बेसिकली उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है नियमित मजदूर और दूसरा क्या होता है आपका अनियमित मजदूर, ठीक। तो हम ये समझेंगे सबसे पहले। तो अब हमें देखना है कि नियमित मजदूर क्या होता है, और यहाँ से आप लोगों को ध्यान से समझना है, कभी कभी दोनों में आपसे डिफरेंसेस भी करवा देते हैं। तो हर एक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको डिफरेंस करने में किसी प्रकार की कोई इशू नहीं होगा। तो हम देखते हैं नियमित मजदूर क्या होता है, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। जैसे कि नियमित मजदूर होते हैं जिनका नाम मालिकों की स्थायी वेतन सूची में दर्ज होता है तथा यह सामाजिक सुरक्षा के लाभों जैसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि के हकदार होते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता डोंट वरी, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, जो डेली बेसिस पे काम कर रहा है, प्लस उसका जो नेम होता है कि जो मतलब
जो मालिक होता है जहां भी काम करता है उसके अगर रजिस्टर में उसका दर्ज है, जो उसकी सैलरी वाली लिस्ट होती है, अगर उसमें उसका नाम मेंशन है तो जाहिर सी बात है वो बंदा कौन सा मजदूर होगा, स्थायी मजदूर। इस पे इनके अंदर हम गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एम्प्लॉय का जो नाम होता है वो सरकार के पास क्या रजिस्टर्ड होता है। तो सिंपल वही कह रहा है। और प्लस ये लोग क्या होता है कि जो सामाजिक सुरक्षा के लाभ होते हैं, सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है कि जो सरकार द्वारा एडिशनल जो इन्हें बेनिफिट फैसिलिटी जो दी जाती है उसके क्या होते हैं यहाँ पर वो लाभदार, मतलब लाभ कह सकते हैं कि हकदार होते हैं। जैसे कि पेंशन हो गया, उपदान हो गया, भविष्य निधि आदि के क्या हकदार होते हैं। अब ये सारी चीजें होती है। जैसे आपने देखा कि अगर कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट है, ठीक, अगर कोई गवर्नमेंट अधिकारी है इन द केस एज और मतलब एज अबाव हो जाने के बाद जब वो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट होने के बाद सरकार द्वारा क्या होता है कि उसने तो सरकार के लिए सेवाएं दी, लेकिन एक ऐसी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब क्या होगी उसकी जो आगे की लाइफ होगी वो गवर्नमेंट का उसको हैंडल करेगी। तो उसको हैंडल करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ उसे सपोर्ट किया था, जैसे कि पेंशन के रूप में, कोई उपहार वगैरह के रूप में या फिर उपदान वगैरह के रूप में। तो ये क्या होता है, ये सरकार उसमें मदद करती है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अनियमित मजदूर। आप इसका अपोजिट कह सकते हो, सिंपल सी बात है कि अपोजिट कह सकते हो। अनियमित मजदूर वह मजदूर होते हैं जो दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं तथा यह लोग सामाजिक सुरक्षा के जय लाभों जैसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि आदि के हकदार नहीं होते। सिंपल सी बात है कि अगर कोई, जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि कोई व्यक्ति अगर हमने मानते कि घर बनवा रहे हैं तो उस व्यक्ति को अगर हमने काम पे रखा है लेबर के तौर पर और वो हम उसको डेली बेसिस पर पैसा दे रहे तो वो होगा क्या कि वो सीधी सी बात है, क्या भाड़े के मजदूर को कहलाएगा और कौन सा वो अनियमित। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद वो क्या उसको हम हटा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे मजदूर और जिनका नाम क्या होता है ना स्थायी जो वेतन की स्थायी सूची होती है उसमें दर्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम इसको डेली बेसिस पे मतलब डेली पर डे उसकी जो सैलरी वगैरह जो बनती है उसकी जो भी मतलब पर डे का जो भी उसका वेजेस बनता है उसको ऑन द स्पॉट क्या होते हैं प्रोवाइड कर देते हैं। तो इससे और प्लस ये जो लोग होते हैं जो जिसमें ये लोग आते हैं मतलब जो व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है वो लोग क्या होता है कि जैसे कि पेंशन हो गया, उपहार हो गया, उपदान वगैरह हो गया, भविष्य निधि हो गया, ठीक, इन चीजों का क्या होता है उनको बेनिफिट नहीं होता है। प्लस ये लोगों को कभी भी इनपे काम पर से निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये लोग अनियमित होते हैं, मतलब कि ये फिक्स नहीं होते। और जबकि उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि फिक्स होते हैं। तो हमारा है श्रम आपूर्ति क्या होती है, सिंपल से समझना। श्रम आपूर्ति का सिंपल सा मतलब क्या होता है अगर मैं आपको साधारण शब्द में बताऊं तो जैसे कोई व्यक्ति है अगर वो किसी कंपनी में कार्य करता है तो उसके द्वारा जितने घंटे कार्य किया जाता है, जितने घंटे मेहनत करता है उसी को श्रम आपूर्ति कहते हैं। ये हम कह सकते हैं साधारण भाषा में। लेकिन अगर हम एक बुक के हिसाब से चले, बुक की लैंग्वेज को लेके चले तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रमिकों द्वारा दिए गए श्रम को श्रम आपूर्ति कहते हैं। सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जॉब करता है, ठीक है, तो जॉब करने के दौरान वो जो अगर 6 घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की या फिर 16 घंटे की अगर जॉब करता है तो उसका जितना भी टाइम वो जॉब में देता है तो उसी को क्या कहते हैं श्रम आपूर्ति। क्यों? क्योंकि वो जहां पर टाइम देगा कौन से देगा, प्रोडक्शन एरिया होगा, मतलब उत्पादन प्रक्रिया होगी, तो इसे हो गया श्रम आपूर्ति। और नेक्स्ट हमारे क्या कहते हैं श्रम बल का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे देश में लगभग आज के समय ऐसे बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, प्लस काम करने के इच्छुक है और काम करने के मतलब वास्तविक रूप से कार्य करें। तो आपका श्रम बल का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं यहाँ पर श्रम बल से अभिप्राय, ठीक है, अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जो वास्तव में काम कर रहे हैं तथा काम करने के इच्छुक है। मतलब कि सिंपल सी बात करूं मैं, देखो सीधी सी बात है कि अगर मानते कि 20 लोग हैं, ठीक, 20 लोग एक साथ है, ठीक है। अब 20 लोगों में से क्या है कि जो 10 व्यक्ति वो एक्चुअल रूप में मतलब वास्तविक रूप से काम करते हैं, ठीक है। दूसरा कि 10 व्यक्ति वो बस कह रहे कि हम काम करेंगे या फिर हम काम करना चाहते हैं, तो दोनों का सम कर लोगे, दोनों को टोटल कर लोगे तो उसे हम कहेंगे, उसे हम श्रम बल कहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें होता है कि दोनों लोग इंक्लूड होते हैं कि जो व्यक्ति एक्चुअल में काम करता है वो प्लस में जो व्यक्ति काम करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे उसको श्रम बल। और दूसरा हमारा जो है दूसरा है कार्यबल। क्या होता है कार्यबल? इसका सीधा सा अपोजिट। मान लेते हैं कि टोटल इतने 20 लोग हैं तो उसमें से 10 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और 10 व्यक्ति काम करने के इच्छुक है,
तो जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड है उनको हटा के जो एक्चुअल में 10 लोग काम कर रहे हैं तो उन 10 लोगों को हम क्या कहेंगे, कार्यबल। सिंपल है, कार्यबल से अभिप्राय उन श्रमिकों से है जो वास्तव में कार्य करते हैं, मतलब जो एक्चुअल में जो वास्तव में चीजें करते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा या फिर आप लोगों ने भी सुना होगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, ठीक, कहा होगा आपने कभी कभी, तो आप उस किस में आ जाओगे, आप उसमें श्रम बल में आओगे। लेकिन अगर आप करोगे मैं ये जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं ये जॉब कई सालों से कर रहा हूँ, तो आप किस में आ जाओगे, कार्यबल में। समझ में आ रही है। दूसरा हमारा जो है सहभागिता दर, क्या पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। सिंपल तो समझना, पार्टिसिपेशन रेट का मतलब कुल कार्यबल तथा कुल जनसंख्या के अनुपात को सहभागिता दर कहते हैं। मतलब कि जो रेशियो होता है किसका, मतलब जो कार्यबल होता है वर्कफोर्स हो गया, और दूसरा क्या है पार्टी जो आपका पॉपुलेशन, ठीक है, इनके टोटल इनका जो रेशियो होता है ना, रेशियो को हम क्या कहते हैं, सहभागिता। आप इसको उसके फॉर्मूले से आप इसकी डेफिनेशन को क्लियर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सहभागिता दर बराबर में क्या होगा, आपका कुल कार्यबल बटे में आपका कुल जनसंख्या इनटू में 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी, सहभागिता दर मतलब कितने लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के अंदर 2 सेक्टर कार्य करते हैं, ठीक है, एक जो होता है एक औपचारिक क्षेत्र और दूसरा हमारा अनौपचारिक क्षेत्र। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें जो आज पढ़ना होगा आज की वीडियो में, वो है दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके जो एग्जाम में 4 नंबर के आने के जो चांसेस ज्यादा होते हैं, तो हमें क्या करना, क्वेश्चन को देखना उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि आपका दिख रहा कलर, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हमेशा अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा था डिफरेंस, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, उनको आपको 3 टेबल के थ्रू बनाना होगा। मतलब जैसे कि आपका दिख रहा अंतर का आधार, देन जो आपका टॉपिक होगा औपचारिक क्षेत्र होगा हमारा BA, और दूसरा अनौपचारिक क्षेत्र। इससे होता है, इससे हमें जो बेनिफिट होता है कि जो एग्जामिनर होता है जो आपकी कॉपियों को चेक करता है, ठीक है, तो उसको क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ आपने जो डिफरेंस बताया आपने किस किस बेस को मान के बताया। तो सबसे अच्छा ये हमारा तरीका होता है किसी चीज को डिफरेंस बताने के लिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे जो पहला हमारा औपचारिक क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा अनौपचारिक। तो पहला जो डिफरेंस देखेंगे दोनों में वो है हमारा औपचारिक क्षेत्र, वो हम करेंगे परिभाषा के आधार पर। ठीक, तो अंतर के आधार में क्या आपकी परिभाषा कह रहे हैं कि औपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, ठीक है, औपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, ठीक है, उस संगठित क्षेत्र से जिनमें सभी सार्वजनिक विभाग तथा निजी उद्यम को शामिल किया जाता है। सिंपल सा मतलब क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जितने भी सार्वजनिक सेक्टर, ठीक, और जितनी भी बड़ी समझना है, जितनी भी बड़ी क्या है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, दोनों को जो कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे हम, औपचारिक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो पूरे हमारे यहाँ पर कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी का सीधा सा मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कार्य करेगी प्लस में प्राइवेट सेक्टर का भी क्या कंट्रीब्यूशन वहां पर रहेगा। तो प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस कि यहाँ पर हमें समझना है कि जो बड़ी प्राइवेट इंडस्ट्रियां होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। और दूसरी की हम परिभाषा देखेंगे कि अनौपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि असंगठित क्षेत्र से। कौन सा क्षेत्र? असंगठित क्षेत्र, मतलब आपका फिक्स नहीं होता है, जबकि आपका ये क्या होता है, फिक्स होता है। अब इसमें क्या देखना है, अनौपचारिक क्षेत्र से अभिप्राय उस असंगठित क्षेत्र से जिसमें केवल निजी उद्यमों को ही शामिल किया जाता है। मतलब कि जो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बड़ी सार्वजनिक इंडस्ट्री और प्राइवेट, उसको छोड़कर जितनी भी हमारी छोटी इंडस्ट्री आती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जितनी भी छोटी इंडस्ट्री है छोटे लेवल पे कार्य करती हैं, वो बेसिकली कौन सी होती है, अनौपचारिक क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि उसके पीछे क्या होता है, जो अभी स्टार्टिंग होती है उनकी, ठीक है, वो मार्केट में आना शुरू होती है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो देखना है वो है श्रमिक संख्या। श्रमिक संख्या मतलब कि कितने लोग काम करते हैं, उसमें कितने लोगों की संख्या होती है। तो आपका कह रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र, तो कह रहा है कि अनौपचारिक क्षेत्र में 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि अगर किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर को उठा लो, तो जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह हो गया, तो उसमें जो सरकारी कर्मचारी होते हैं क्या 1-2 थे क्या? नहीं, उसमें 10, 20, 50, 100, 1000 ऐसे हो सकते हैं। और सेम इसमें क्या है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो श्रमिकों की संख्या होती है क्या होती है, 10 से कम। क्यों? क्योंकि अगर छोटे से इंडस्ट्री है, छोटे मतलब जहां पर 1 या 2 मशीनें, तो वहां पर आपको ऐसा नहीं 50 मजदूरों को जरूरत है, 50 श्रमिकों की, नहीं, वहां पर क्योंकि 10 से कम। तो सिंपल से आपको समझना है कि जो अनौपचारिक क्षेत्र होता है उसमें क्या होता है कि 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। और तीसरा जो हमारा, ठीक है, वो क्या है, अन्य नाम, ठीक है। ये तीसरा अंतर है कि जो औपचारिक क्षेत्र होता है ना, उसको एक अदर नाम से भी बुलाया जाता है। वो क्या है, औपचारिक क्षेत्र को एक औपचारिक श्रमिक भी कहा जाता है। क्या है?
औपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र मतलब सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनको इसी के अंदर इंक्लूड किया था। तो और गवर्नमेंट जो लोग होते हैं उनको हम क्या औपचारिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, फिर औपचारिक श्रमिक भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है इसका, ठीक है, सिंपल बात है कि जो अनौपचारिक होता है अनौपचारिक क्षेत्र को, ठीक है, अनौपचारिक श्रमिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लोग होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं, मतलब वो आपके 2 महीने 3 महीने साल भर, ठीक है, 1 साल 2 साल तक कार्य करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? आपने देखा कि जो गवर्नमेंट में जिसकी नौकरी वगैरह लग जाती है तो ये काफी लॉन्ग टाइम में होता है, और लेकिन शॉर्ट टाइम में प्राइवेट का आपका फिक्स नहीं होता है कि आपको कब क्या हो, मतलब कब आपको कंपनी से रिजाइन करना पड़े, फिर कब आपको कंपनी वहां से आपको रिजाइन कर दे, ठीक है, तो ये चीज होती है। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है सामाजिक सुरक्षा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सामाजिक सुरक्षा क्या होती है कि जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, ठीक, आपने सुना होगा कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं, ठीक है, हमारे देश में जैसे कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि उनको मतलब सैलरी के अलावा कुछ अदर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इन द केस जैसे कि आपने सुना होगा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, तो उसकी जब ओवर एज होती है, मतलब जो 60 क्रॉस कर जाता है, 60 प्लस आता है, तो देन क्या होता है कि सरकार द्वारा उसको पेंशन वगैरह जैसी चीजें क्या होती है वहां पर प्रोवाइड की जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि उसने जो अपनी सर्विस दी होती है मतलब सरकार के लिए देती है, तो इतना सा जो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस बंदे को क्या हो कि उसकी जो ओवर एज के बाद मतलब उसकी जो बुढ़ापे में उसको संभाल सके, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार पेंशन मतलब तो जितने भी यहाँ पर क्या होते हैं श्रमिक होते हैं, कह रहा वही कि औपचारिक क्षेत्र में श्रमिक, ठीक है, सामाजिक सुरक्षा जैसे आपका पेंशन हो सकता है, ठीक है, आपका उपदान कोई हो सकता है, या फिर कोई भविष्य निधि आदि, ठीक है, ये कहने के इनके क्या होते हैं हकदार होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल बात है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? इसका बेसिक सा जो रीजन है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो एक शॉर्ट टर्म में काम करता है, इन द सेंस कि वो कभी अगर उसे अच्छी सैलरी मिले तो काम करेगा, देन वो क्या करेगा, अगर नहीं मिलेगी या फिर मैनेजर वगैरह या फिर बॉस से वगैरह तो कोई मान ले कि मतलब कोई उनके बीच में कोई मतलब वार्तालाप वगैरह हुई या फिर कोई उनमें जैसे कि परेशानी आ गई, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि कंपनी को रिजाइन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब अब कंपनी के द्वारा क्या होता है मतलब जो भी श्रमिक इसमें कार्य करता है इस क्षेत्र में, वो किसी भी प्रकार का जो सामाजिक सुरक्षा होती है जैसे कि आपका पेंशन हो गया, ठीक है, उपदान हो गया, भविष्य आदि, इसमें मतलब किसी के भी हकदार नहीं होते, मतलब फ्यूचर में आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम औपचारिक क्षेत्र में देखें कि इसमें हमारा जो फ्यूचर होता है क्या सिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि बाय द गवर्नमेंट के द्वारा किया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बेसिकली जो हमारे 4 पॉइंट्स थे दोनों के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मतलब आपने आसपास भी सुना होगा कि बेरोजगारी के बारे में सुना होगा, बेरोजगारी वगैरह के बारे में, बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है, या फिर बेरोजगारी क्या होती है, तो वो सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप लोग भी इस चीज का इंटरेस्ट लेंगे। तो चलो हम देखते हैं उसमें क्या है। पहला तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र, ठीक है, दोनों में बेरोजगारी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब हम ये बिल्कुल क्लियरली नहीं कह सकते कि शहर में बेरोजगारी नहीं पाई जा सकती, ठीक है, या फिर सारी जो बेरोजगारी होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है, ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। हमें ये देखना है कि बेसिकली जो हमारा होता है ग्रामीण क्षेत्र मीन्स जो रूरल एरिया होता है, और जो शहरी क्षेत्र मतलब अर्बन एरिया, दोनों ही जगहों में क्या होती है बेरोजगारी पाई जाती है, बस वो थोड़ा सा अलग अलग होती है। वो क्या होती है, अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी, तो ग्रामीण क्षेत्र में 2 प्रकार की पाई जाती है। कौन कौन सी? अदृश्य बेरोजगारी और आपका मौसमी बेरोजगारी। देन अगर हम देखें इसमें शहरी क्षेत्र में तो औद्योगिक बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी। तो अब हम क्या करेंगे, इस हर एक मतलब जो टाइप्स है इसके टाइप्स पे मतलब एक डीपली में क्या देखेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है। तो पहला देखिए ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी हमें देखना है अदृश्य बेरोजगारी होता है क्या। तो सिंपल सा देखो, आप इस चीज को एक और नाम से भी जाना जाता है जो आपने 10th या फिर 11th क्लास में पढ़े होंगे, तो वहां पर कहते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अदृश्य का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर बेरोजगारी होगी लेकिन वो दिखाई नहीं देगी। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई मतलब जैसे आपने ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली देखे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की बात करेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा है कि मान लेते हैं कि कोई खेत है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं 2 किसान, ठीक है, वो मिलकर क्या होता है कि मान लेते हैं कि 30-50 किलो अनाज का उत्पादन करते हैं। लेकिन वहीं पर मान लेते हैं कि 3 लोग और आ जाते हैं, अब टोटल क्या 5 लोग होंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि उत्पादन भी वही क्या है 30 किलो। तो इसमें हम कह सकते हैं उत्पादन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहने की वो देखा जाएगा इनडायरेक्टली अगर देखा जाएगा तो वो जो 3 व्यक्ति क्या है वो बेरोजगार, उनको रोजगार काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन्हें काम मिल रहा है। लेकिन अगर वो एक्चुअल में देखा जाए तो एक्चुअल में क्या वो
बेरोजगार है। तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहेंगे, अदृश्य बेरोजगारी। क्लियर है आपको। दूसरा देखते हैं मौसमी बेरोजगारी क्या होती है। मौसमी का मतलब सिंपल से देखिए जो हमारा सीजन के कारण जो क्रिएट होती है, सीजन के कारण जो उत्पन्न होती है। मौसमी बेरोजगारी जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, आपने देखा होगा कि अब गर्मी का सीजन आ गया है, तो अगर हम सर्दियों के सीजन में बात करें तो जो आइसक्रीम वगैरह वाले होते हैं, ठीक है, तो उनका जो धंधा होता है आइसक्रीम का, ठीक है, वो क्या होता है, थोड़ा सा धीमा हो जाता है। धीमा इन द सेंस कि मतलब आइसक्रीम की मार्केट में उतनी डिमांड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि होता है कि जो चीजें मौसम चेंज हो जाता है, तो उस दौरान अगर देखा जाए तो जो आइसक्रीम का जो काम करते हैं, जो आइसक्रीम का कारोबार करते हैं, तो व्यक्ति कहने की बेरोजगार होते हैं। और उन व्यक्ति जिस बेरोजगार होते हैं उसको कौन सी स्थिति आती है, वो मौसमी बेरोजगारी। क्यों? क्योंकि उसका मेन जो कारण है क्या, वो मौसम है। ओके, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो दूसरा हम देखते हैं शहरी क्षेत्र में क्या पाई जाती है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र में बेसिकली दो प्रकार की, पहला क्या औद्योगिक बेरोजगारी और दूसरा क्या शिक्षित बेरोजगारी। ये हमें समझना औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। औद्योगिक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में पाई जाए। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, ठीक है, कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मानते हैं कि वो अनपढ़ होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बड़ी मतलब एक बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए क्या होते हैं, इच्छुक होते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है कि उनको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपनी आपको 20,000 रुपए दे रही है, तो वो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर भी कुछ टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर भी कुछ स्किल्स होना चाहिए जो कंपनी को क्या बेनिफिट दिला पाओ। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है, ये जो औद्योगिक बेरोजगारी ये औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसका जो मेन कारण क्या होता है कि जो अनपढ़ लोग या फिर जो निरक्षर व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्री सेक्टर में काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका एजुकेशन की कमी के कारण क्या होता है, उनको वहां पर रोजगार नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक बेरोजगारी। और लास्ट जो हमारा है, ठीक है, वो है शिक्षित बेरोजगारी। देखो सिंपल सा मतलब ये क्या है, अलग कैटेगरी के लिए शिक्षित बेरोजगारी मतलब क्या है कि एजुकेटेड के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि ये बेसिकली हमारा जो शिक्षा के क्षेत्र में पाया है, जैसे कि आप आज देखा होगा अपने आसपास, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं कि कोई व्यक्ति होता है जो मतलब कई सालों से क्या होता है कि मतलब किसी नौकरी की किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है। अब होता है क्या कि मान लेते हैं अगर वो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आई होप कि वहां पर क्या होता है कि वो ऐसे छोटी मोटी नौकरी नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति जो यहाँ पर इसके अंदर जो व्यक्ति होता है, जो इसमें बेरोजगार होता है, उसका कारण वो खुद बनता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मतलब अपनी एजुकेशन के हिसाब से क्या जॉब को प्राप्त करना चाहता है। अगर उसको कम पैसों वाली जॉब मिलती है तो वो शायद उसको नहीं करेगा। फिर इसी की वजह से क्या होता है कि वो मतलब एक अच्छी जॉब की तलाश के लिए क्या होता है कि बेरोजगार बैठा रहता है। और उसी स्थिति को कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। बेसिकली जो एजुकेटेड जो वर्ग होता है, जो एजुकेटेड सर्कल होता है, उसके अंतर्गत पाई जाती है। तो ये बेसिकली क्या होती है, हमारी बेरोजगारी के कुछ प्रकार। इसमें हम इस वीडियो में बेसिकली देखेंगे भारत के अंतर्गत, ठीक है, और भी कई तरह की बेरोजगारी पाई जाती है जो हमें काफी समझना जरूरी। और ये चीज आपको बाकी के जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं वहां पर काफी हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है पेपर में कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है बेरोजगारी के और कौन से प्रकार होते हैं। तो हमने 4 तो वहां से पढ़ी थी, कुछ और भी हमें देखना है, ठीक है, तरह तरह की बेरोजगारी होती है। तो जैसा कि यहाँ पर पहला है खुली बेरोजगारी। ये समझना होता है क्या खुली बेरोजगारी क्या होता है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमारे देश के अंदर आपने देखा होगा बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काम करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, मीन्स वो काम करना चाहते हैं, काम करने के इंटरेस्टेड होते हैं, प्लस में काम करने को कैपेबल होते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशंस भी होती है। लेकिन उस दौरान क्या होता है, उन व्यक्तियों को कोई भी रोजगार प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम क्या कहते हैं, खुली बेरोजगारी। और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो व्यक्ति इसके अंदर आता है तो वो क्या होता है कि दूसरे बंदे के इनकम पे क्या डिपेंड होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो सिंपल हम कह सकते हैं खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति की आय पर क्या निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, ठीक है। समझना क्या होता है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है। ये भी हमारी इकोनॉमी के अंदर, हमारे देश के अंदर ये चीजें भी देखी जाती है। ये बेसिकली जो ये संरचनात्मक बेरोजगारी होती है ये बेसिकली 2 कारणों से उत्पन्न होती है। वो 2 कारण कौन से? तकनीक में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। सिंपल से टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए और डिमांड का जो पैटर्न वो बदल जाए तो कौन सी बेरोजगारी होगी? संरचना। अब इसको समझते होता क्या है।
सीधी सी बात है, जैसे आप लोगों ने देखा, अगर कोई पुरानी चीज बात करो, ठीक, जैसे कि आपने कीपैड फोन को देखा, आज के समय में आपसे अगर मैं पूछता हूँ तो आप लोग उसमें कि क्या कोई कीपैड फोन की डिमांड करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीजें क्या हो गई है, ओल्ड हो चुकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें जो होता है कि टेक्नोलॉजी उसकी चेंज होती है। आज के समय मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाएगा कि जो यंगस्टर है, ठीक, वो क्या है, कीपैड फोन की डिमांड नहीं करेंगे। तो उस दौरान जो कीपैड पे मतलब जो कीपैड की कंपनियों में काम करते थे, तो व्यक्ति क्या हो गया, फाइनली बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि उसका मेन कारण क्या, वहां पर टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है, प्लस वहां पर जो लोगों का डिमांड और पैटर्न था क्या, वो पूरी तरह से चेंज हो। अब कीपैड फोन को छोड़कर लोग कौन सी डिमांड कर रहे हैं, जो स्मार्टफोन वगैरह होते हैं उनकी डिमांड किया है। तो ऐसी बेरोजगारी किसको हम कौन सी कहते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी का, जो मुख्य रूप से दो कारणों से आती है। कौन सी? तकनीक में परिवर्तन और जो है मांग में परिवर्तन के कारण, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ पर कुछ और बेरोजगारी पाई जाती है, वो जैसे कि संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है, और लास्ट हमारे क्या, चक्रीय। तो सबसे पहले देखते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे व्यवसाय से जहां पर हम वर्किंग करते हैं, जहां पर हम वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड होती है। कैसे? आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझना है। जैसे कि मान लेते कोई व्यक्ति थे, अब वो किसी कंपनी में जॉब करता था, इन द सेंस कि किसी कारणवश क्या हुआ कि उस कंपनी में वो अपने आप को सही से मतलब या इनकम हो सकती है, फिर कोई और रीजन हो सकता है कि वहां पर वो सही से अपने आप को ढाल नहीं पाया, मेंटेन नहीं कर पाया। तो फाइनली क्या हुआ कि उसे उस कंपनी से रिजाइन करना पड़ा। अब रिजाइन करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अब ऐसा तो नहीं कि उस व्यक्ति को आज उन्होंने रिजाइन किया तो कल से उसको नई जॉब मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे हमें क्या होता है कि अपने लाइफ में फेस करना पड़ता है। तो ऐसी बेरोजगारी कौन सी कहलाएगी, संघर्ष। अब जो उसका मतलब एक नई जॉब एक छोड़कर दूसरी जॉब को प्राप्त करने के लिए जो वहां पर वो संघर्ष करता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, ठीक है। क्यों? अब आपने तो यही आप चीजों को, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपके पास प्लान ए और प्लान बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप प्लान ए को छोड़ो तो आपके पास सेकंड प्लान होना चाहिए कि आपको यहाँ से छोड़ते देन आपकी दूसरी जो हाथ में होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी संघर्षात्मक बेरोजगारी। और जो नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है। तो चक्रीय बेरोजगारी का मतलब सिंपल क्या होता है, ये हमारा जो होता है ना, ये व्यापार चक्र में कार्य करते हैं। व्यापार चक्र में मतलब क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कि हमारा जो व्यापार होता है, बाजार होता है, पूरी तरह से क्या ठप पड़ जाता है। मतलब बाजार के अंदर जैसे अपने आर्थिक मंदी हो गया या तेजी हो गया या फिर कह सकते हैं कि क्राइसिस वगैरह, ऐसा कुछ आपने केसेस देखे होंगे। तो उस दौरान क्या होता है कि बाजार में पूरी तरह से जो डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से क्या प्रभावित हो जाती है, ठीक। अब प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप उस दौरान जो व्यक्ति मतलब काम कर रहे होते हैं मतलब प्रोडक्शन सेक्टर में, तो वहां क्या करता है, उन व्यक्तियों को कंपनियों से क्या कर देता है, उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो होता है कि जब उनका सामान नहीं बिक रहा है और उनके पास पैसा नहीं आ तो मतलब एम्प्लॉय को पैसा कहां से देंगे। तो ऐसे केस में कौन सी बेरोजगारी कहलाती है, वो चक्रीय बेरोजगारी। स्पेशली बेसिकली जो हमारा होता है, जो व्यापार चक्र होता है, उसके अंदर क्या कार्य करती है कि बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के जो पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। जैसा कि हमें पता है, ठीक, आप लोगों को पता है कि भारत में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, उस हिसाब से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं होता है। अर्थात मतलब अगर हम इससे कहें समझे, ठीक है, क्योंकि ऐसा देखा है कि जैसे कि अगर हम बात करें, ठीक है, कि जिस हिसाब से लगातार जनसंख्या बढ़ती है, ठीक है, तो ये कहने की जो जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, इसकी कंपैरिजन में क्या होता है कि मतलब रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इससे होता है कि हमारे यहाँ पर जो बेरोजगारी जैसी समस्या लगातार बढ़ रही है और ये काफी समय से मतलब चलती हुई बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है, धीमा आर्थिक विकास। इस चीज को दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, धीमा आर्थिक विकास। जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश की जीडीपी भी बहुत ही निम्न दर से बढ़ती है, ठीक है, या फिर उत्पादन का जो स्तर वो काफी निम्न है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर हमारा धीमा आर्थिक विकास रहेगा, मतलब वस्तुओं सेवाओं का प्रोडक्शन कम होगा, ठीक, कम से कम मात्रा में होगा, तो इससे क्या होगा कि जब प्रोडक्शन होगा नहीं तो ये कहने की उत्पादन होगा नहीं, मार्केट में काम करने वाले आएंगे नहीं। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि बेरोजगारी का दूसरा अन्य कारण है। और तीसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। सिंचाई सुविधाओं का अभाव, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आज देखते हो कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, लगभग क्या मतलब हर एक किसानों के पास मतलब बेहतर या फिर उचित कह सकते हैं सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य कारण क्या है कि वहां पर पैसा हो सकता है, ठीक, और भी बहुत सारी समस्या हो सकती है। अर्थात अगर आज के समय में देखा जाएगा तो भारत में सिर्फ 44% क्या है कि सिंचाई की सुविधाओं का प्रावधान है और बाकी सिंचाई की सुविधा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित नहीं है।
और नेक्स्ट पॉइंट करें संयुक्त प्रणाली, संयुक्त परिवार प्रणाली। ठीक, ये बेसिकली जो टॉपिक है, ये थोड़ा सा जो पॉइंट है ये हमारा प्रच्छन्न बेरोजगारी से मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट की वीडियो में पढ़ाया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी के जो प्रकार वगैरह पढ़ाए थे, तो ये बेसिकली जो ये पॉइंट है वो मतलब वहां प्रच्छन्न बेरोजगारी से मिलता हुआ। क्यों? क्योंकि भारत में देखा होगा आपने कि मतलब एक संयुक्त परिणाम मतलब जो संयुक्त परिवार रहता है, ठीक है, वो ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पे देखा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि जैसे आपने देखा हुआ है, सुना होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर एक किसान है, ठीक है, तो क्या करता है कि वो जो अनाज वगैरह होता है तो लगभग फैमिली के जितने भी मेंबर होते हैं वो उसी पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली भी एक बहुत बड़ी क्या है, बेरोजगारी का कारण है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे, दूसरा हमारा जो यहाँ पर अगला पॉइंट है, ठीक है, कुटीर तथा लघु उद्योग का अभाव। ठीक है, ये कुटीर तथा लघु उद्योगों का अभाव क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, समझना है। कुटीर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने देखा रंगने वगैरह के जो उद्योग होते हैं, ठीक, कटाई करना, ठीक है, बुनाई वगैरह करना, या फिर आपने लघु मतलब छोटे छोटे जो इंडस्ट्री वगैरह होती है वो। ठीक है, अगर हम देखा जाए जैसे कि जब ब्रिटिश सरकार भारत में आना शुरू हुई थी तो उसी के दौरान क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर जो छोटे मोटे जो उद्योग थे वो पूरी तरह से क्या समाप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास की नीति के कारण, ब्रिटिश सरकार की औद्योगिक विकास की रणनीति के कारण जो हमारे छोटे मोटे जो उद्योग बचे हुए थे, ठीक, वो कहने की पूरी तरह से उनका पतन हो गया। और जो कहने की अब जो उन उद्योगों को चलाते थे वो कहने की क्या हो गया, पूरी तरह से बेरोजगार हो गए। और लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, शिक्षा का अभाव। सबसे जो इफेक्टिव कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो रीजन है एजुकेशन का अभाव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा भारत में, ठीक, आज के समय में क्या है कि शिक्षा का बहुत ही अच्छा मतलब स्तर नहीं है। ठीक है, जिस तरह लोग क्या होते हैं मतलब चीजों को सुधार करने में, फिर शिक्षा लेने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और फाइनली क्या होता है कि वो अपनी स्थिति को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि उनका काम चल जाए। ठीक है, तो कहने को क्या, बेरोजगारी की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये हमारे बेसिकली जो कारण थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो बेरोजगारी के परिणाम, मतलब कि भारत में जो बेरोजगारी है उसका परिणाम क्या हुआ, मतलब परिणाम क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो आपको मैं क्लियरली कर दूं, यहाँ पर परिणाम बेसिकली हम दो प्रकार के देखेंगे, एक होगा सामाजिक परिणाम, दूसरा क्या हमारा आर्थिक परिणाम। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझना है। ठीक है, तो अगर हम सामाजिक परिणाम थोड़ा सा मिस्टेक हुई, आप इस चीज को थोड़ा सा सुधार लेना। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट है ये हमारे, ठीक है, ये बेसिकली आर्थिक परिणाम के, इस चीज को आप थोड़ा सही कर लेना। और जो हमारा दूसरा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सामाजिक परिणाम के, ये थोड़ा सा मिस, ठीक है, सामाजिक परिणाम के। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि आर्थिक परिणाम का मतलब क्या होता है। आर्थििक परिणाम का मतलब क्या, सिंपल सा है कि मानव शक्ति का अभाव होना। मानव शक्ति का मतलब मानव शक्ति का प्रयोग होना। आज के समय हम देखें भारत के अंदर क्या कि मतलब मानव शक्ति बहुत है, मतलब काम करने के लिए बहुत लोग रेडी, लेकिन उनका अगर एक एक्चुअल रूप में देखा जाएगा उनका सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या है, मानव शक्ति का उपयोग ना होना। दूसरा क्या, मानव पूंजी का अभाव। आज आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी, ठीक, क्या होता है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका मानव पूंजी मतलब उनके अंदर कोई कौशल नहीं होता, या फिर कोई मतलब निपुणता नहीं होती, या फिर कोई उनके अंदर की मतलब एक स्किल नहीं होती है, कोई स्किल नहीं होती है जिसके थ्रू क्या नई चीजों का काम कर सके, नए क्षेत्र में काम कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या रीजन है, आर्थिक परिणाम का। नेक्स्ट क्या, उत्पादन का हानि, उत्पादन की हानि। ठीक है, क्या है, उत्पादन की हानि यहाँ पर हम कह सकते हैं। ठीक है, उत्पादन की हानि का मतलब क्या होता है, उत्पादन की हानि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैंने वो एग्जांपल दिया कि अगर भारत में क्या होता है कि एक व्यक्ति द्वारा अपने परिवार को संभाला जाता है, तो कहने की वो एक व्यक्ति मतलब अनाज का उत्पादन करता है, लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, उस अनाज पे क्या पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं। अर्थात मतलब वो लोग क्या करते हैं कि कभी अपने आप से नई चीजों को करने के बारे में नहीं सोचते हैं, फिर नए क्षेत्र में अपने आप को कार्य नहीं करते हैं, ठीक कह सकते हैं। और लास्ट क्या हमारा, निम्न उत्पादकता। ये तो हमने आपको पॉइंट पढ़ा है कृषि वाले चैप्टर में भी। ठीक है, निम्न उत्पादकता का मतलब क्या होता है, लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि आज के समय भारत के अंतर्गत क्या है कि लो प्रोडक्टिव मतलब निम्न उत्पादकता, मतलब कि एक किसान अगर मैं बात करूं कि ज्यादा प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसी कंपैरिजन में दूसरा किसान बिल्कुल कम करता है। तो इसलिए क्या है कि भारत में जो बेरोजगारी का मतलब एक जो परिणाम है, आर्थिक परिणाम, वो क्या है, निम्न उत्पादकता। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सामाजिक परिणाम का। आपको टॉपिक समझना, आर्थिक और सामाजिक में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आर्थिक का सिंपल सा मतलब करता है कि आपका जीवन मतलब एक पर्सनली एक बंदे के जीवन से निर्भर होगा, और दूसरा क्या हमारा जो सामाजिक परिणाम होगा वो क्या होगा, एक बड़े लेवल पे होगा। ठीक है, तो जीवन की निम्न गुणवत्ता, देखो जीवन की निम्न गुणवत्ता का मतलब क्या है
कि जो अगर व्यक्ति, ठीक है, मतलब आपने अगर व्यक्ति गरीब है, ठीक है, या फिर उसको कोई रोजगार वगैरह नहीं है, ये काफी गरीब है, ठीक है, तो उसके जो जीवन की गुणवत्ता होती है, उसको जो लाइफ स्टाइल होता है ना, काफी निम्न होता है या काफी निम्न स्तर का होता है। और दूसरा है सामाजिक योगदान में कमी, मतलब कि अगर व्यक्ति क्या होगा, काम धंधा नहीं करेगा, ठीक है, या फिर वो क्या मतलब तरह तरह के क्षेत्रों में काम नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा कि उसका मतलब सोसाइटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो किसका परिणाम है, समाज में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दे सकता। और लास्ट क्या, वर्ग संघर्ष। आपको जैसे कि पता है कि आज के समय हमारी सोसाइटी है वो बेसिकली दो भागों में पूरी तरह से क्या विभाजित हो चुके हैं। पहला क्या, पहला निर्धन वर्ग और दूसरा धनी वर्ग। इन दोनों के बीच में मतलब आपसी संघर्ष, मतलब आपसी मतलब असमानता जैसी समस्या क्या लगातार जन्म ले रही है, फिर लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये सिंपल यहाँ पर मैंने लिखा है भारत में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, मतलब कि आज के समय में हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के क्या क्या ऐसे कौन से ऐसे मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को खत्म कर सकते हैं। तो पहला क्या है, उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, समझना क्या उत्पादन में वृद्धि, सिंपल है, ये आपको हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को रिलेट करना आना चाहिए, मतलब इसको रिलेट करो एक दूसरे से कि जोड़ता कैसे। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर हमारे देश के अंतर्गत, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, ठीक, तो उससे क्या होगा कि कहीं न कहीं उत्पादन बनाएगा कौन, लोग काम करेंगे। तो सिंपल है कि जब हमारे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अगर लगातार वृद्धि की जाती है, तो इससे क्या होगा कि उत्पादन करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी और लोग वहां पर फिर रोजगार वगैरह वहां पर उनको मिलने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि इससे क्या होगी, बेरोजगारी जैसी समस्या क्या खत्म हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको उत्पादकता में वृद्धि। दोनों में आपको डिफरेंस की तरह समझना है कि उत्पादन में वृद्धि और उत्पादकता में वृद्धि, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि उत्पादकता में वृद्धि का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति की कैपेसिटी को कितना प्रोडक्शन करता है। और लेकिन यहाँ पर हमारा क्या उत्पादन है। तो भारत में क्या है कि आज के समय में आपको बताया कि जैसे कि एग्जांपल मैंने इससे पहले का समझा चुका हूँ, ठीक, कि अगर भारत में मानते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति की आवश्यकता वहाँ पर तीन लोग हैं, मतलब कि एक जो कैपेसिटी होती है, जो लोगों के अंदर की प्रोडक्टिविटी होती है, क्या वो कम है। अगर उन्हीं प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दी जाए, हर एक व्यक्ति का ज्यादा से ज्यादा काम करे, या फिर ऐसा हो कि वो दूसरे लोगों को भी काम जैसी चीजें मतलब काम उपलब्ध कराए, तो उससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी जैसी समस्या क्या होगी उसका इजीली क्या होगा, उसका समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मानव पूंजी निर्माण में वृद्धि। तो आप लोगों से कमेंट सेक्शन में आके आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि मानव पूंजी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मानव पूंजी निर्माण। मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मानव पूंजी का मतलब सीधा सा होता है कि व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, निपुण होता है, ठीक है, उसमें जब लगातार वृद्धि होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, मानव पूंजी निर्माण। अब इस चीज को आप बेरोजगारी से जोड़िए, जैसे कि मान लेते कोई व्यक्ति, ठीक, अब उसमें क्या है कि लगातार वो अपने अंदर की चीजों को डेवलप करते आ रहे हैं, तो डेवलप करने के बाद क्या होगा, वो जब नई नई स्किल्स को सीखेगा, नई नई चीजों के बारे में वो जानेगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे मतलब बेरोजगारी जैसी समस्याएं दूर हो जाएगी। फिर सरकार को क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी होना चाहिए, वो कौन किस पे देना चाहिए, मानव पूंजी निर्माण पर। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, रोजगार के अवसरों का सृजन। सिंपल सी बात है कि भारत में आज के समय में एक रोजगार का मतलब रोजगार जो है, रोजगार का सृजन नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जैसे कि आपको पता है कि जनसंख्या, जिस हिसाब से हमारे देश की जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लगातार हमारी जनसंख्या ग्रो हो रही है, तो उस हिसाब से अगर देखें, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पर क्या कि रोजगार के अवसरों का सृजन नहीं हो पा रहा है। तो इससे ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या बनती है बेरोजगारी को लेकर। परंतु अगर हमने क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार के छोटे बड़े दोनों स्तरों पर अगर हमने रोजगार के अवसरों का सृजन करना शुरू कर दिया, तो फाइनली क्या होगा कि जो बेरोजगारी ऐसी समस्या है, क्या इनका समाधान हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं शैक्षिक स्तर में सुधार। आज के समय में शैक्षिक स्तर हमारा काफी पीछे है, इसको लेकर भी काफी मतलब लोगों के बीच में जो नीति निर्माता वगैरह होते हैं, उसमें काफी जरूरी है कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसको थोड़ा सा डेवलप करें। डेवलप करना इन द सेंस कि मतलब आज भी आपने देखा होगा कि दो मेथड को फॉलो किया था। मतलब एक तो जो हमारे ज्यादा से ज्यादा अगर बात करूँ, लगभग 75-80% जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, और दूसरा जो हमारा अभी जो ये शुरुआत हुई है, तो वो कहने की मॉडर्न मेथड को फॉलो किया था। तो अगर हम चीज़ों को इनमें शैक्षिक स्तर पर सुधार कर दें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें, तो उससे क्या होगा, जो बेरोजगारी ऐसी समस्या क्या होगी, उसका ईजिली क्या होगा, वो उनको खत्म हो सकती है। दूसरा क्या है, उत्पादन की तकनीक, ये सबसे मेजर पॉइंट है। ठीक है, उत्पादन की तकनीक सिंपल से आप लोग भी जानते हो कि अगर हमें प्रोडक्शन करना है, तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या होगा कि हमें दो तरह के कैपिटल हो, मतलब
मतलब कैपिटल आपको चाहिए, मतलब एक टेक्निक चाहिए। एक हमारे पास होती है श्रम प्रधान तकनीक और दूसरी क्या होता है हमारे पास पूंजी प्रधान तकनीक। सिंपल सा आप लोग भी अपने आप से क्वेश्चन करो कि अगर श्रम प्रधान तकनीक होगा उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा तो क्यों? क्योंकि इससे होता क्या है कि लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल कर दिया तो इससे जो हमारा रोजगार होता है पूरी तरह से छट जाता है, मतलब लोगों को काम धंधा नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उत्पादन की तकनीक में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो कौन सी देना चाहिए? वो श्रम प्रधान तकनीक को देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, ठीक है, कुटीर तथा लघु उद्योगों को प्राथमिकता। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कुटीर और लघु उद्योग का मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम बेसिकली बात करें तो वहां पर क्या होता है कि कुटीर उद्योग जगह जैसे कि आपने रंगने वगैरह का काम देखा होगा, ठीक है, कटाई बुनाई का काम होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है आज के समय में क्या होता है कि हमारे पूरी तरह से ये क्या हो गए, पूरी तरह से समापन ये पॉइंट पे होते हैं, कागार पे खड़े होते। क्यों? क्योंकि आज के समय नई नई मशीनें आ गई, नई नई औद्योगिक इंडस्ट्री आ गई है, ठीक है, जो कहने की ये जो छोटे मोटे जो उद्योग है उसको कॉम्पिटेट नहीं कर पा रहे, उसके कॉम्पिटिटर नहीं बन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे, इसलिए क्या होता है कि अगर सरकार के द्वारा जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं उनको अगर बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो बेरोजगारी लोगों को काम धंधा वगैरह मिलेगा, मतलब बेरोजगारी जैसी समस्याएं क्या होती है वो खत्म हो जाएगी। तो फाइनली हमारे चैप्टर क्या होता है खत्म होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।